नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज 7 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की। और आपको पता है कि ये अंतिम एडिटोरियल रहेगा इस वीक का। मंडे टू फ्राइडे हम एक सेशन डिस्कस करते हैं। हर शाम 5 बजे हमारी मुलाकात होती है इस सेशन के थ्रू। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और अगर समय मिला तो निश्चित रूप से कोई ना कोई वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। अगर समय नहीं मिल पाता है तो आप इन एडिटोरियल्स का मंडे से फ्राइडे तक के एडिटोरियल्स का रिवीजन करें। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। हर दिन एटलीस्ट 10 नए वर्ड्स आप सीखते हैं, तो 50 वर्ड्स आपको नए मिल चुके होंगे इस वीक में भी, तो आप उनका रिवीजन ज़रूर से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई फॉल आई विल स्टिल राइज। मैं चाहे कितनी बार भी गिरूं लेकिन मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। ये कमिटमेंट आप अपने आप से कीजिए कि कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े, कितनी बार भी निराशाओं के बादल क्यों न मंडराएं, फिर से आप खड़े होंगे, फिर से आप चलना शुरू करेंगे उसी जुनून उसी उत्साह के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल आशीष क्लासेस ऐप के बारे में। इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे नए जुड़ते हैं हर दिन। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि यहाँ पर फ्री वीडियोज़ अवेलेबल होंगे, वो कमिटमेंट मैंने आपसे किया था वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपको जल्द ही फ्री वीडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। वोकैबुलरी की एक बुक यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। जनवरी से लेकर जून तक के वर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। एडिटोरियल वर्ड्स हैं, 1800 से अधिक वर्ड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, आपको वर्ड मिलता है, पार्ट ऑफ स्पीच मिलता है, उसका इंग्लिश में मीनिंग, हिंदी में मीनिंग, एग्जाम्पल, सेंटेंस, मीन्स एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं कि वर्ड्स को याद करने का सही तरीका क्या हो सकता है, यही एक तरीका है। तो आप ये बुक बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन से। बात करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग, राम मंदिर के बारे में ये आर्टिकल है, अयोध्या के बारे में ये आर्टिकल है। तो सेशन को ज़रूर से आप एंड तक देखिए। हर इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते चलिए। एक बच्चे ने कल कमेंट में एक पूछा था प्रश्न कि सर आप ये जो रेड कलर से हाईलाइट करते हैं इसका क्या मतलब है। ये नए बच्चों को शायद पता नहीं होता है। रेड कलर और अंडरलाइन पार्ट जो आपको मिल रहा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर फाइंड आउट करना आप सीख लेते हैं तो ग्रामर का एक टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वो आपको बेहतर तरीके से आ जाता है। और साथ ही आपको ये पता लग जाता है कि इस सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगी है। तो एक सही तरीका एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की रिक्वायरमेंट तो है ही, तो वो दोनों चीज़ें पहचान आप कर लें तो बहुत आसान हो जाता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। तो यहाँ पर आप सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी, आपको लास्ट में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस भी मिलते हैं। पूरे एडिटोरियल में हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन तो सीखते ही हैं, ग्रामर की बातें भी करेंगे, वोकैबुलरी आपको दे रखी है, जो भी नए वर्ड्स हैं वो आपको नीचे इस तरीके से नजर आ जाएंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। द भूमि पूजन और द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या है समझिए, टाइटल भी यही है। ग्राउंड ब्रेकिंग से मतलब है इनोवेटिव, क्रिएटिव, नॉवेल और अनकन्वेंशनल, जो अपरंपरागत है, जो नया हुआ है, ठीक है, जो भी एक रचनात्मक है, जो इनोवेटिव है, उसे कहा जाएगा ग्राउंड ब्रेकिंग। सेरेमनी का मतलब आप कह दीजिए कि ये एक समारोह हुआ है, तो भूमि पूजन कह दीजिए। भाई कोई भी आप नया भवन निर्माण करते हैं तो उसका शिलान्यास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहिए कि भूमि पूजन कहिए, या फिर एक नई, एक अपरंपरागत, एक इनोवेटिव सेरेमनी कहिए, समारोह कहिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रैंड टेम्पल फॉर लॉर्ड श्री राम। किसके लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्रैंड टेम्पल, एक भव्य मंदिर के निर्माण के लिए शुरुआत हेतु। ग्रैंड का मतलब भव्य होता है, शानदार होता है, ठीक है। फॉर मतलब के लिए, द कंस्ट्रक्शन निर्माण, किसका निर्माण? ग्रैंड टेम्पल, एक भव्य मंदिर। ए यहाँ पे आर्टिकल हुआ तो ग्रैंड यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा, टेम्पल यहाँ पे नाउन कहलाएगा। फॉर लॉर्ड श्री राम, मंदिर किसका? लॉर्ड श्री राम का। इन अयोध्या, अयोध्या में। ऑन वेंसडे, कब की बात है? बुधवार की। हम जब पर्टिकुलरली किसी डे की बात करते हैं तो उससे पहले ऑन लगाते हैं, भले ही हम फ्यूचर की बात करना चाहते हैं कि उस दिन ऐसा होगा, या फिर हम बात करना चाहते हैं पास्ट की कैसा हुआ, दोनों ही कंडीशन में वी हैव टू अप्लाई ऑन एज प्रीपोजिशन बिफोर द नेम्स ऑफ डेज। मार्क्स, ये जो क्रिया है इसका संबंध है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई है, एक नई सेरेमनी यहाँ पे हुई है, ये एक अनकन्वेंशनल टाइप, एक रचनात्मक टाइप की, इनोवेटिव टाइप एक सेरेमनी जो हुई है, आप यूँ कह सकते हो कुछ नया सूत्रपात हुआ है, कुछ नया होने की ओर अग्रसर हुआ है, ठीक है। तो ये चिन्हित करता है, मार्क करता है क्या? एन एंड एन ए बिगिनिंग, कि एक चीज का तो अंत हुआ है और एक चीज की शुरुआत हुई है। एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है मैंने किसी एडिटोरियल में, कभी आर्टिकल डिस्कशन में बताया हो कि बिगिनिंग, एंड और मिडल, याद रखिएगा बिगिनिंग, एंड और मिडल, इन तीनों से पहले द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मैंने बताया होगा निश्चित रूप से। अगर आप इनको साथ में यूज करने लग जाते हैं, जैसे बिगिनिंग टू एंड, है ना,
इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। जैसे ये तो एक अलग अलग ही माना जाएगा कि एंड दे रखा है तो ये सेपरेट पार्ट है और ये पूरा पार्ट सेपरेट है, लेकिन जब भी आप एंड हटा के फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इस प्रकार से इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, मुहावरेदार वाक्यांश में यूज करते हैं, तो फिर ऐसे केस में आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब प्रश्न ये है कि यहां एन और ए क्यों है, क्योंकि ये किसी खास के लिए नहीं कह रहा है, ये एक प्रकार से इंडेफिनिट बनाने की कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई यहां पे शुरुआत हुई है, कोई ना कोई यहां पे अंत हुआ है, इस अर्थ में लिया है। अदरवाइज आप देखेंगे और आगे आपको ऐसा मिल भी जाएगा। तो यहां तक की बात अगर करें तो भूमि पूजन जो हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई है भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अयोध्या में वेडनेसडे को, तो इस चीज ने क्या किया है, ये चिन्हित करता है एक नया, एक अंत हुआ है एक चीज का और एक शुरुआत हुई है। कौन सा अंत है कौन सा शुरुआत है, देखो आगे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है ये मान के चलेंगे कि यहां तक इसको डिफाइन नहीं किया गया था, परिभाषित नहीं किया गया था, और जब चीजों को परिभाषित नहीं किया जाता है तो उसके केस में वी हैव टू कंसीडर देम इंडेफिनिट, एंड इफ थिंग्स आर इंडेफिनिट देन वी हैव टू प्लेस इंडेफिनिट आर्टिकल बिफोर देम एज पर रिक्वायरमेंट, वी हैव टू प्लेस ए और एन। दैट्स व्हाई आप देखते हैं कि एंड से पहले एन है क्योंकि वाउल साउंड है, और बिगिनिंग से पहले ए है क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। आगे बात करें कि व्हाट इट एंड्स, तो इसमें देखो क्या चीज का तो अंत हुआ है, किस चीज का इसने अंत कर दिया है। ये जो इट दे रखा है आपको, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसको देखकर देखिए एंड्स दे रखा है, तो किस चीज का तो इसने एंड किया है, एंड व्हाट इट बिगिंस, और किस चीज की इसने शुरुआत कर दी है। ठीक है, क्या चीज तो ये अंत करता है और क्या चीज की ये शुरुआत करता है। एक चीज तो देखेंगे आपने, इट को यहां पे सब्जेक्ट के रूप में पाया है दोनों ही क्लॉज में, यहां भी इट है वहां भी इट है, उसी को देखकर एंड्स है, उसी को देखकर बिगिंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस जोड़ने से वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां पे दो क्लोज भी हैं, इसीलिए मैंने इसको भी हाईलाइट किया है कि व्हाट इट एंड्स एक क्लोज है और व्हाट इट बिगिंस दूसरा क्लोज है। ये दोनों क्लोज मिलकर एक पूरा सब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट दो हो गए। जब दो क्लोज जुड़े, दो फ्रेज जुड़े, दो नाउन जुड़े, दो प्रोनाउन जुड़े, ये दो सब्जेक्ट कहलाएंगे। दो सब्जेक्ट हो गए हैं। अब देखिएगा तो क्या चीज का अंत करता है और क्या चीज की शुरुआत करता है, कैन बोथ बी इंटरप्रेटेड। इन दोनों चीजों को, दो चीजें होगी ना, शुरुआत किसका है अंत किसका है, इन दोनों चीजों को आप व्याख्या कर सकते हैं। ये कैन बी इंटरप्रेटेड है, ये पैसिव वॉइस है। इंटरप्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना है, एक प्रकार से व्याख्या करना, समझाना। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों से। किस चीज का ये अंत करता है, किस शुरुआत करता है, इन दोनों चीजों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से हो सकती है। हाउ इंडिया कलेक्टिवली मेक्स मीनिंग आउट ऑफ इट, कैसे भारत, कलेक्टिवली मतलब सामूहिक रूप से, कैसे भारत सामूहिक रूप से। अब कलेक्टिवली जो है यहां पे एडवर्ब है, क्योंकि एलवाई एंडिंग वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड एडवर्ब। आपको इस चीज में देखना है कि प्रोवाइडेड द वर्ड बिफोर एलवाई इज एन एडजेक्टिव। सो अगर ये वर्ड एडजेक्टिव है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई विल बी एडवर्ब, तो कलेक्टिवली एडवर्ब हुआ। तो कह रहा है कि हाउ इंडिया कलेक्टिवली मेक्स मीनिंग आउट ऑफ इट, कि कैसे भारत सामूहिक रूप से इससे एक अर्थ निकालता है। हाउ, कैसे, इंडिया भारत कलेक्टिवली सामूहिक रूप से मेक्स मीनिंग आउट ऑफ इट, मीनिंग का अर्थ, और मेक्स आउट, मेक आउट का मतलब समझना, कैसे इसका अर्थ समझता है भारत इसमें से। आउट के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको आउट के साथ फ्रॉम मिलता है, वो गलत हो जाएगा। विल डिफाइन, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, मीन्स ये क्लोज जो है ये उपवाक्य है, पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट किया है। तो ये जो चीज है विल डिफाइन, वो परिभाषित करेगी क्या चीज, द फ्यूचर, भविष्य किसका, देश का। हेयर ऑन मतलब अब से लेकर, ये हेयर ऑन जो है इसका मतलब है अब से आगे का जो भविष्य है वो ये चीज निर्धारित करेगी कि कैसे भारत सामूहिक रूप से इसका मीनिंग निकालता है, किस चीज की शुरुआत है, किस चीज का अंत है, इसकी बात कर रहा है। तो यहां तक की बात करें तो ज्यादा कुछ खास था नहीं। इंटरप्रेट का मतलब आप नोट कर सकते हैं, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या करना होता है। बाकी तो सब्जेक्ट और वर्ब की कहानी थी। कोई नया मीनिंग अगर बात करें तो ग्राउंड ब्रेकिंग है, उसका मीनिंग हमने समझ लिया है। आइए, वन व्यू इज दैट, व्यू का मतलब दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है, आउटलुक है, ठीक है, एंगल है, एक नजरिया, एक दृष्टिकोण। इज है, दैट की, द राइजिंग राम टेम्पल, राम टेम्पल तो हो गया नाउन, अब राइजिंग यहां पे हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्योंकि आईएनजी में है एडजेक्टिव। राइजिंग का मतलब उदय होता हुआ, तो कह रहा है कि एक दृष्टिकोण तो ये है कि जो उदय होता हुआ राम मंदिर है, जो बनता हुआ राम मंदिर है, सिग्निफाइज, सिग्निफाई का मतलब देखो क्या है, मार्क करना, सिग्नल देना, मीन, कन्वे, इंप्लाई, रिप्रेजेंट। तो क्या ये कह सकते हैं संकेत दे रहा है, ये कह सकते हो ना। तो एक दृष्टिकोण तो ये है कि जो उदय होता हुआ राम मंदिर है वो यहां पे संकेत देता है। चूंकि देखें ये जो वन व्यू है इसको देखकर इज है, और राइजिंग राम टेम्पल है ये सब्जेक्ट है, तो इसको देखकर सिग्निफाइज है।
तो ये संकेत करता है द एंड ऑफ परसीव्ड ह्यूमिलिएशन। अब यहां पे बात की है शुरुआत कौन सी है और अंत कौन सा है। तो जो उदय होता हुआ राम मंदिर, बनता हुआ राम मंदिर जो है, वो यहां पे संकेत करता है कि यहां पे जो हिंदुओं का अपमान हुआ था, परसीव्ड का मतलब जिसे आपने मान लिया था अपमान है। आप किसी चीज के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, उसको परसीव बोलते हैं, ठीक है। तो ये परसीव्ड किया, तो ह्यूमिलिएशन तो है इंसल्ट, है ना, और इंसल्ट है नाउन हो गया, क्योंकि TION एंडिंग वर्ड जनरली नाउन कहलाते हैं। ये हो गया है एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। और ये हमने शायद पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि जब आप एडजेक्टिव लगाते हो, मींस वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हो, देन यू हैव गॉट टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप ING फॉर्म में अप्लाई करें। ING फॉर्म में अप्लाई करते हैं, इट मींस यू हैव यूज्ड देयर प्रेजेंट पार्टिसिपल, अदरवाइज यू हैव टू यूज देयर थर्ड फॉर्म द वर्ब दैट विल बी कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। तो दिस वन इज पास्ट पार्टिसिपल। परसीव्ड का मतलब है जो आपने एक धारणा बना रखी थी, उसके लिए यूज किया गया है। तो एक चीज, अंत किस चीज का है, अंत है कि हिंदुओं के अपमान, जो कि ऐसा मान लिया था कि हिंदुओं का अपमान है कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो हिंदुओं का अपमान है, तो इस चीज का तो अंत हुआ कि ये जो अपमान की बात आप कर रहे थे उसका तो अंत हो गया है। एंड द बिगिनिंग, और यहां पे शुरुआत हुई है किसकी, ऑफ अ न्यू फेज ऑफ देयर पॉलिटिकल असेंडेंसी। शुरुआत है किस चीज की, ऑफ का मतलब का के या की, अ न्यू फेज, एक नए दौर की। फेज का मतलब दौर होता है, स्टेज होता है। ओ मतलब का के या की, देर यहां पे हिंदुओं के लिए है, पॉलिटिकल राजनीतिक, असेंडेंसी का मतलब प्रभुत्व है। और उनके शुरुआत किस चीज की है कि उनका राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ गया है, इसकी यहां पे शुरुआत है, एक नए दौर की शुरुआत है। बात समझ में आई। यहां तक की अगर बात करें तो एक दृष्टिकोण तो ये कहता है कि राम मंदिर बन रहा है, ये तो यहां पे क्या है, ये तो एक चिन्हित करता है कि अंत हुआ है, कि जो धारणा बना रखी थी कि हिंदुओं का अपमान हो रखा है, ऐसा कुछ था नहीं। बस ये लेखक कुछ पोएटिक अंदाज में कह रहा है कि एक जो आपने मान रखा था कि हिंदुओं का अपमान है, तो ये इस चीज का अंत करता है। और शुरुआत किस चीज की करता है, शुरुआत है एक नए दौर की। शुरुआत नए दौर की है कि हिंदुओं का पॉलिटिकल असेंडेंसी यहां पे देखने को मिली है। असेंडेंसी जो है असेंड से बनता है। असेंड का मतलब होता है आरोही क्रम में बढ़ना, असेंडेंसी का मतलब आरोहण मान लीजिए। तो राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा है, इसका शुरुआत है। और आप देख सकते हैं दी एंड है और दी बिगिनिंग है। वैसे तो यहां पे द का प्रयोग इसलिए है क्योंकि आगे प्रेपोजिशन लगाया गया है, ऑफ लगाया गया है, आगे नाउन जोड़ी गई है। किसी भी नाउन के साथ आप प्रेपोजिशन जोड़कर एक और नाउन कनेक्ट करते हैं तो जो पहले वाले नाउन है दैट बिकम्स डेफिनेट, वो डेफिनेट बन जाती है। और इस फैक्ट को डिनोट करने के लिए आपको द लगाना पड़ता है। ये चीज हमने डिस्कस की हुई है पिछले सेशंस में। आगे देखिए द अदर। एक तो व्यू ये हो गया, दूसरा व्यू, एक और जो व्यू है, देखो हमने ये डिस्कस किया हुआ है शायद कि अदर जो है अपने साथ में नाउन प्लूरल लेता है, लेकिन इस अदर को तो इसने खुद ही नाउन के रूप में यूज कर दिया। जैसे ये वन व्यू था तो इस अदर का मतलब ये कहलाएगा अदर व्यू। अगर मैं द अदर ना लिख के अदर व्यू लिखता तो फिर सही होता है ना, द अदर व्यू लिखता तो भी ठीक ही होता, लेकिन यहां पे इसने डिटर्मिनर के रूप में यूज ना करके इसको नाउन के रूप में ही यूज कर लिया। द अदर इज दैट। दूसरा जो व्यू है, दूसरा जो दृष्टिकोण है वो क्या है कि इट डिनोट्स, डिनोट का मतलब भी संकेत करना होता है, कि यह संकेत करता है किस चीज का, द एंड ऑफ स्ट्राइफ। भी पहला व्यू तो ये हो गया। दूसरा व्यू ये है कि ये संकेत करता है कि अंत हुआ है स्ट्राइफ का। स्ट्राइफ का मतलब कलह या झगड़ा होता है। आप यहां पे सिनोनिम्स देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है, डिस्कॉर्ड है, डिसएग्रीमेंट है, स्क्वेबल है। तो ये सब के सब कलह या झगड़े के लिए सिनोनिम्स हैं। तो ये अंत है किसका, झगड़े का। झगड़ा कौन सा, कलह कौन सी, वो कलह, क्योंकि दैट लगा रखा है तो रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करेगा पहले वाले शब्द को। तो वो झगड़ा जिसने कि भारत के पोटेंशियल को, भारत का पोटेंशियल मतलब भारत की संभावना। जैसे मैं कहूं कि आपके भविष्य में आपकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसा ही भारत भी कुछ भी कर सकता था। भारत की संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को इस झगड़े ने जकड़ रखा था। शैकल का मतलब वैसे जंजीर होती है। अगर शैकल वर्ब के रूप में यूज किया है, ये डेफिनेटली वर्ब के रूप में ही तो है, क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे डी लगा रखा है। इसका मतलब है जंजीरों में बांधना, ठीक है, इसका मतलब जकड़ लेना। तो वो झगड़ा जिसने भारत की संभावनाओं को जकड़ रखा था फॉर डिकेड्स, दशकों से, है ना, काफी लंबे समय से भारत की असीम संभावनाएं थी, भारत और कुछ करता, इसी बात पर केंद्रित था। कहने का मतलब यह है भारत बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इस झगड़े ने, इस कलह ने यहां पे जकड़ रखा था भारत की संभावनाओं को। एंड हेराल्ड्स, हेराल्ड्स का मतलब संकेत करना है, तो ये सिग्निफाई के जैसे ही है, सिग्नल, इंडिकेट, प्रेसिज और स्पेल। तो कह रहा है कि और हेराल्ड्स अ न्यू डॉन, डॉन का मतलब सवेरा होता है, सुबह होती है। तो और ये एक संकेत करता है कि एक नई सुबह हुई है। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, बंधुत्व की, भाईचारे की, ब्रदरहुड की। अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज, किसके बीच, धार्मिक जो समुदाय हैं उनके बीच। समझ गए।
तो यहां मैं रिपीट कर दूं कि आपको एक तो समझना है सिग्निफाई का मीनिंग क्या है, हेराल्ड का मतलब क्या है, लगभग दोनों का मीनिंग सेम ही है, देख सकते हैं। स्ट्राइव का मतलब क्या है वो आपने देख लिया। वन व्यू सब्जेक्ट था, इज इसकी वर्ब थी। द राइजिंग राम टेम्पल सब्जेक्ट था, सिग्निफाइज वर्ब थी। द अदर सब्जेक्ट था, इज वर्ब है। इट सब्जेक्ट था, डिनोट्स वर्ब है। स्ट्राइव सब्जेक्ट था, शैकल्ड वर्ब है। शैकल का जंजीरों में जकड़ लेना होता है, फ्रेटर्निटी का भाईचारा होता है, ब्रदरहुड होता है। तो यहां इतनी सी बात है कि एक व्यू तो ये बताया है कि भाई आप जो एंड और बिगिनिंग की बात कर रहे हो, एंड तो इस चीज का है कि जो मान लिया था कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, उस अपमान का अंत हुआ है, और शुरुआत इस चीज की हुई है कि हिंदुओं का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा है। दूसरा यहां कहें कि दूसरी चीज ये है कि इसका मतलब ये है कि झगड़ा, जिस झगड़े ने भारत की संभावनाओं को जकड़े हुए तो दशकों से, उसका अंत हुआ है, उस कलह का अंत हुआ है, और एक नए सवेरे का सूचक है, नए सवेरे का संकेत है कि बंधुत्व की एक नए सवेरा हुआ है। और बंधुत्व किसके बीच में? धार्मिक समुदायों के बीच में। आगे देखिए, द एंड एंड द बिगिनिंग। अब देखो ये समझ में आ जाएगा आपको कि द एंड और द बिगिनिंग होता है, समझ में आ गई? ये दी एंड एंड द बिगिनिंग, द का प्रयोग है एंड से पहले, बिगिनिंग से पहले। तो जो अंत है और शुरुआत है, देयरफॉर, इसीलिए अब चूंकि दो चीजें हो गई, एंड से पहले एक, एंड के बाद दूसरी चीज, दो अलग अलग चीजें हैं, इट मींस ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। प्लूरल बन गया तो आ जाइए यहां पे आर है। देयरफॉर का मतलब इसीलिए। तो ये जो अंत है और शुरुआत है, इसीलिए आर नॉट जस्ट ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लेखक यहां पे पिछली स्लाइड में बता चुका है आपको कि भाई अंत और शुरुआत दृष्टिकोण अलग अलग है। कोई कहता है ये है अंत, ये शुरुआत है, किसी के अनुसार ये अंत है और ये शुरुआत है। इसीलिए इसने कहा कि जो अंत और शुरुआत जो है ना, वो यहां पे निर्भर नहीं है, प्रभावित नहीं है इंटरप्रिटेशन से। मतलब कहें कि ये बेस्ड नहीं है इंटरप्रिटेशन, व्याख्याओं पर, कि आप क्या समझाइश देते हो, क्या इंटरप्रेट करते हो, क्या एक्सप्लेन करते हो, उस बात पर आधारित नहीं है कि क्या अंत है और क्या, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण है। आप कुछ अलग सोच सकते हैं, मैं कुछ अलग सोच सकता हूं, लोग कुछ अलग सोच सकते हैं। इसलिए किस चीज की अंत है, किस चीज का शुरुआत है, ये चीजें जो है वो ओपन टू का मतलब यहां पे मैं यूं कहूंगा कि आधारित नहीं है इंटरप्रिटेशन पर, ये किसी व्याख्या पर आधारित नहीं है, व्याख्या की मोहताज नहीं है, यूं कह सकते हो। दे होल्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंज। दे यहां पे फिर से इनके लिए आ रहा है, ये यहां पे नाउन कहलाएगा और नाउन के स्थान पे जो शब्द आ गया वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो दे होल्ड द पॉसिबिलिटीज। अब अंत और शुरुआत जो है वो यहां पे क्या करते हैं? होल्ड का मतलब थामे रखना, जैसे आई एम होल्डिंग दिस पेन, आई एम होल्डिंग दिस मार्कर, राइट? तो ये होल्ड करना मतलब थामना। तो ये जो एंड और बिगिनिंग है, ये यहां पे होल्ड करते हैं चेंज की पॉसिबिलिटीज, परिवर्तन की संभावनाएं। पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं, चेंज मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन की संभावनाओं को इन्होंने लिया हुआ है कि शुरुआत है, अंत है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, लेकिन बदलाव हुआ है, ये आप मान सकते हो। फॉर दोज हु yearned फॉर अ टेम्पल एट द साइट विच दे बिलीव इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम्स बर्थ, द जर्नी सो फार हैज बीन ट्यूमल्चुअस एंड वायलेंट। समझिएगा, एक तो यहां पे समझने की चीज ये है कि यर्न फॉर दे रखा है। यर्न का मतलब होता है, यर्न से मतलब है इच्छा रखना, लाइट होना। तो इसके लिए डिजायर फॉर भी कर सकते हो, यर्न फॉर के स्थान पे डिजायर फॉर भी कर सकते हो। इसी तरीके से आप इसको विश फॉर भी कर सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से आप क्रेव फॉर भी कर सकते हो, इसी तरीके से आप लॉन्ग फॉर भी कर सकते हो। इन सब का मतलब है ललायित होना। इन सभी का मतलब क्या है? ललायित होना, इच्छा करना। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इच्छा रखी थी, जो काफी समय से ललायित थे एक मंदिर के लिए, एट द साइट, उस स्थान पर। यह साइट का मतलब स्थान है। एक CITE होता है, एक SITE होता है, एक SIGHT होता है। जो CITE होता है इसका मतलब कहना होता है, ठीक है? ये तो टू से कह सकते हो, हवाला देना, कहना। साइट ये है, इसका मतलब प्लेस होता है, स्थान होता है। और ये साइट है, इसका मतलब विजन होता है, दृष्टि होती है। आई विजन, आई साइट कहते हैं, तो वो साइट है। तो कह रहा है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने, अब ये हु जो है वो इसी के लिए आ रहा है, दोज के लिए। तो उन लोगों के लिए एक बात ये भी याद रखिएगा कि हु से पहले दे नहीं आता, बशर्ते आगे वर्ब दे रखी हो। आगे वर्ब नहीं है तो कई बार देखते भी हैं आप दे, लेकिन अगर आगे वर्ब दे रखी है देन आपको यहां पे हु के पहले दे नहीं लगाना है, देम नहीं लगाना है। तो कहना ये चाहता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने इच्छा रखी थी मंदिर की उस स्थान पर, विच दे बिलीव। अब ये दे जो है उन दोज के लिए आ रहा है, जिस स्थान के बारे में। अब ये जो साइट है ना, समझना, दोज है इसकी वर्ब ये हो गई, साइट है इसकी वर्ब यहां पे है, ठीक है? द साइट इज, और दे जो है यहां पे इसकी वर्ब ये है बिलीव। तो विच यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले वाले संबंध बताएगा। तो कह रहा है कि वो स्थान, उस स्थान पे मंदिर की इच्छा थी इनकी, जिस स्थान को उनका मानना है कि एग्जैक्ट स्पॉट है, कि यही वो स्थान है जो भगवान राम का जन्म जहां पे हुआ था।
समझ गए। तो ये साइट जो है वो ही एग्जैक्ट स्पॉट, इसको अलग टुकड़ों में बांट के पढ़िए। द साइट इज द एग्जैक्ट स्पॉट ऑफ श्री राम्स बर्थ, कि साइट जो है वही एकदम सेम या एग्जैक्ट स्पॉट है, स्थान है श्री राम के जन्म का। और विच दे बिलीव को पढ़े अलग, जिसके बारे में, जिस स्थान के बारे में उनका मानना है, बिलीव करते हैं, समझ गए। द जर्नी सो फार, अब तक की जो यात्रा है, हैज बीन ट्यूमल्चुअस, उतार चढ़ाव भरी, ठीक है, अप एंड डाउन काफी ज्यादा आए। तो अब तक की यात्रा जो है वो रही है। हैज बीन के बाद में जब आप सीधा कॉम्प्लीमेंट लगाने की कोशिश करते हो बिना वर्ब के, तो इसका मतलब हैज बीन, हैव बीन का मतलब ऐसा रहा हुआ है। तो अब तक की यात्रा जो है वो काफी उथल पुथल भरी रही है, एंड वायलेंट, हिंसक भी रही है, समझ गए। आगे आ जाइए। अ मुस्लिम प्लेस ऑफ वर्शिप, तो मुस्लिमों के प्रार्थना स्थल, मुस्लिमों के वर्शिप का जो प्लेस है, दैट स्टूड, वो प्लेस जो कि खड़ा था, स्टूड स्टैंड की सेकेंड फॉर्म, देयर, वहां, कितने समय के लिए, 464 वर्षों के लिए। वॉज डिमोलिश, डिमोलिश का ढहाना, उस स्थान को क्या किया गया, ढहा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। कब की बात है, 1992 की। किसके लिए, टू मेक वे फॉर द टेम्पल, ताकि मंदिर के लिए रास्ता बनाया जा सके, मंदिर वहां बनाया जा सके। अ सीरियस क्राइम, एक गंभीर अपराध, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, लास्ट ईयर, पिछले साल, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसने की हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब सौंपना है ना, एंट्रस्ट कर देना, सौंप देना, द साइट, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ये जो स्थान था उसको सौंप दिया, किसको, हिंदूज को। बात समझ में आ गई। देखो, मुस्लिम जो प्रार्थना स्थल था जो कि 464 साल तक वहां खड़ा था, उस स्थान को डिमोलिश कर दिया गया। डिमोलिश का मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ढहा दिया गया 1992 में। किसके लिए, मंदिर के लिए जगह देने के लिए। अ सीरियस क्राइम, एक गंभीर अपराध, किसके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। पिछले साल की बात है, उस आदेश की बात कर रहा है जिस आदेश ने सौंप दिया था इस जगह को, किसको, हिंदुओं को। आगे देखिए, द प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है एडवोकेट या सपोर्टर, समर्थक, ठीक है। तो प्रोपोनेंट्स जो है मंदिर के, तो जो समर्थक है मंदिर के, मस्ट कंसीडर, उनको ये बात सोचनी ही पड़ेगी। कंसीडर का मतलब क्या होता है, मानना, सोचना, विचार करना। और मस्ट लग गया, इसका मतलब मैं क्या कहूं कि ये निश्चित रूप से ऐसा होना ही चाहिए, ये एक अंडर कंपल्सन है, ऑब्लिगेटरी है। तो जो समर्थक है मंदिर के, उनको ये बात सोचनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। दिस, इस चीज को, एन ओकेजन की ये एक अवसर है। टू सीक कॉन्सिलिएशन, सीक का मतलब चाहना, तलाशना, मांग करना। कॉन्सिलिएशन का मतलब सुलह, इसका देख सकते हैं सिनोनिम्स, प्रोपिशिएशन, मोलिफिकेशन, सूदिंग। एक प्रकार से झगड़े का अंत करके शांति स्थापित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको कॉन्सिलिएशन बोलते हैं, सुलह बोलते हैं। तो कह रहा है कि द प्रोपोनेंट्स ऑफ द टेम्पल, कि जो मंदिर के समर्थक हैं उनको ये बात कंसीडर करनी ही पड़ेगी कि ये जो है एक अवसर है। किस चीज का अवसर है, टू सीक कॉन्सिलिएशन ओवर कॉन्केस्ट। कॉन्केस्ट का मतलब विजय, कि आप इसको विजय के रूप में ना लें, जो समर्थक है ना, वो इसे विजय के रूप में ना ले कि हमारी जीत हुई है, ऐसा नहीं है। आप ये समझें कि ये एक समझौता हुआ है, ये एक सुलह हुई है, एक झगड़े का अंत हुआ है। दूसरा, डायलॉग ओवर डायट्राइब, कि एक बातचीत है यहां पे। डायलॉग का मतलब वार्तालाप होता है, आप उसको इस रूप में लें कि डायलॉग से बात सुलझी है। डायट्राइब का मतलब होता है उग्र भाषण, हैरेंग को बोल सकते हैं, है ना। तो यहां पे देख से डायट्राइब का मतलब टायरेड है, हैरेंग है, वर्बल अटैक है, क्रिटिसिज्म है। तो आप ये मान के चलें कि ये एक ऐसा अवसर है कि जिसको आप उग्र भाषण या इससे आप इसको मार्क ना करें, ये वार्तालाप का विषय है, वार्तालाप से ये चीजें सोल्व हुई हैं, आपके उग्र भाषणों से सोल्व नहीं हुआ है। एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी शांति। ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है विजयवाद, ठीक है, विजयवाद, जीत। और यहां शांति से हल निकला है, किसकी बजाय, विजयवाद। आप इसको विजयवाद के रूप में ना लें कि आपकी विजय हुई है, आप जीत कर आए हैं, आप विजयी हुए हैं, बल्कि इस रूप में लें कि शांति की जीत हुई है। यूं कह दीजिए, शांति जो है इस विजयवाद पर हावी रही है, यूं कह दीजिए। बात समझ में आ गई। तो जो प्रोपोनेंट्स है मंदिर के, जो मंदिर के पक्षधर हैं, उनको इस मूवमेंट को, इस ओकेजन को इस रूप में लेना चाहिए, इस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये जीत नहीं है बल्कि एक सुलह है, एक समझौता है। ये कोई उग्र भाषणों से कुछ नहीं हासिल हुआ है, ये वार्तालाप से हासिल हुआ है। ये कोई ट्रायम्फलिज्म का विषय नहीं है, ये विजयवाद का विषय नहीं है, ये विषय है ट्रैंक्विलिटी का, शांति का। बात समझ में आ गई। आगे देखिएगा, द सेरेमनी इटसेल्फ मैनिफेस्टेड मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द कंट्रीज फ्यूचर। द सेरेमनी, समारोह, इटसेल्फ, इसी के लिए आ रहा है। तो ये जो समारोह खुद है, इसने या मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले किया।
तो इस समारोह ने खुद ने डिस्प्ले किया है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, अनगिनत संभावनाओं को। मल्टीपल मतलब अनेकों, पॉसिबिलिटीज संभावनाएं। तो इस समारोह ने, कौन सा समारोह, ये जो अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण की बात कर रहे हैं, तो इस सेरेमनी ने अपने आप को डिस्प्ले किया है, दर्शाया है अनेकों संभावनाओं के रूप में। संभावनाएं किसकी? देश के भविष्य की संभावनाएं, कंट्री के फ्यूचर की संभावनाएं। इन सिंबोलिज्म एंड रेट्रिक, सिंबोलिज्म प्रतीकवाद होता है, रेट्रिक का मतलब बड़े बड़े बोल होते हैं। जो नेता लोग, पॉलिटिकल लीडर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको रेट्रिक बोलते हैं। तो ये जो प्रतीकवाद और जो रेट्रिक है, द लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेशन की लाइन, एक अलग करने की लाइन। जैसे ये लाइन मैंने खींच दी तो यहां का पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग है, तो ये लाइन ऑफ सेपरेशन है। बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, किस किस के बीच में? दो चीजें हैं, एक तो है स्टेट, स्टेट का मतलब सरकार मान लो, देश मान लो, रिलीजन धर्म, तो इन दोनों के बीच की लाइन। बिटवीन के साथ में कंजंक्शन एंड लगता है, ये बात पता होनी चाहिए। वॉज ऑमिनसली, अब ये जो लाइन है इसकी वर्ब है वॉज। इस लाइन को ऑमिनसली का मतलब अपशकुन तरीके से, अशुभ तरीके से, इनऑस्पिशियसली, अशुभ तरीके से इसको क्रॉस किया गया। ठीक है, अगर आप प्रतीकवाद और रेट्रिक की बात करें तो कह रहा है कि जो लाइन ऑफ सेपरेशन थी स्टेट और रिलीजन के बीच में, इनके बीच एक बारीक सी लाइन थी, इस लाइन को बड़े ही अनुचित ढंग से, अशुभ तरीके से क्रॉस किया गया, पार किया गया। नोटेबली, मुख्यतया किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रोल के द्वारा, जो इसमें इनका रोल था। बात समझ में आ गई? तो देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है। अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के साथ में जिस व्यक्ति, जो व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है उसका नाम दे रखा है, तो आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको नाम हटा दिया जाए, केवल प्राइम मिनिस्टर ही होता, तो डेफिनेटली हम यहां पे द प्राइम मिनिस्टर लिखते। तो क्या कहना चाहता है कि प्रतीकवाद और रेट्रिक जो है उसमें, उन दोनों में जो लाइन ऑफ सेपरेशन है, जो अलग करने वाली लाइन है स्टेट और रिलीजन के बीच में, उस लाइन को अशुभ तरीके से क्रॉस किया गया, पैसिव वॉइस हो गया। मुख्यतया, नोटेबली को मैं लिख सकता हूं मेनली, मुख्यतया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के रोल के द्वारा, जो इसमें रोल रहा। इन हिज स्पीच, उनके स्पीच में, प्रधानमंत्री के लिए हिज दे रखा है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद में नाउन लगेगा, तो अपने स्पीच में, अपने भाषण में। हावेवर, हालांकि, हावेवर विरोधाभास बताता है। यहां पे कह दिया नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में कि थोड़ी सी भूमिका नेगेटिव रही, और यहां कह रहा है कि अपने स्पीच में हालांकि उन्होंने हवाला दिया। साइट का मतलब हवाला देना, भी पढ़ के आए हम। हवाला दिया लॉर्ड राम के एडहेरेंस के बारे में। एडहेरेंस का मतलब पालन करना होता है, एडहेर से बनता है और इसके साथ में टू लगता है, याद रखिएगा। एडहेर में टू लगता है, वैसे एडहेरेंस में टू लगता है। तो उन्होंने भगवान राम का हवाला दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भगवान राम हमेशा ही पालन करते थे जस्टिस का, न्याय का। फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब क्या हो गया? निष्पक्षता का। बायस्ड नहीं थे, निष्पक्ष थे भगवान राम। एम्पैथी, एम्पैथी मतलब तदानुभूति, मींस आप कहें कि जैसी फीलिंग आपकी है, अगर वह फीलिंग को मैं फील कर पाता हूं तो वह एम्पैथी है। सिंपैथी इज क्वाइट डिफरेंट। सिंपैथी का मतलब यह है कि आपके दुख को देखकर ठीक है मैं सहानुभूति रखता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं थोड़ा सा कहूं कि कहते हैं ना, सॉरी कि मुझे पता नहीं था आपको इतने दुख में है, तो वो सहानुभूति है। एम्पैथी का मतलब जैसा आप फील कर रहे हो, जो पेन में आप हैं, जो दुख में आप हैं, वही मैं भी फील कर रहा हूं, उसी दुख में मैं भी आ गया हूं, तो उसको एम्पैथी बोलेंगे। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ये सिंपैथी की बजाय। तो कहें अपने भाषण में, हालांकि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने हवाला दिया कि भगवान राम जो है वो जस्टिस के पक्षधर थे, वो न्याय का पालन करते थे, निष्पक्ष थे, और जो वल्नरेबल है, वल्नरेबल का मतलब जो कमजोर हैं, वल्नरेबल का मतलब जो वीक हैं, जो कमजोर हैं, उनके प्रति उनकी एम्पैथी थी, उनकी तदानुभूति थी, वो मतलब उनके दुख से वो भी दुखी थे। ये इन्होंने हवाला दिया, यहां पॉजिटिव पॉइंट गिनाया, इसी कारण से हावेवर का प्रयोग इन्होंने किया। आगे देखेंगे ही एम्फेसाइज्ड। यहां समझने की बात यह है कि एम्फेसिस और एम्फेसाइज दो चीजें होती हैं। अगर एम्फेसिस हो तो उसके साथ में ऑन प्रेपोजिशन लगता है, अगर एम्फेसाइज हो तो उसके साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अगर एम्फेसिस होगा तो उसमें ऑन लगेगा, जो नाउन होता है, और एम्फेसाइज है तो वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, तो ये वर्ब है, इसलिए प्रेपोजिशन नहीं है। उन्होंने जोड़ दिया, एम्फेसिस मतलब स्ट्रेस डालना, स्ट्रेस में भी यही होता है। स्ट्रेस अगर नाउन होता है तो ऑन लगता है, वर्ब होती है तो प्रेपोजिशन ही लगता है। तो उन्होंने जोड़ दिया किस बात पर? इंपॉर्टेंस पर। इंपॉर्टेंस किसकी? इन मूल्यों की, जो मूल्य गिनाए ना कि निष्पक्ष थे, न्याय के पक्षधर थे, कमजोर जो लोग थे उनकी जो अनुभूति थी, उनको अनुभव करने वाले थे, उनके दुख को अपना समझने वाले थे। तो उन्होंने जोड़ दिया इन मूल्यों
के महत्ता पर फॉर द प्रेजेंट की वर्तमान में उन मूल्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे मूल्य आज हमें भी अपनाने चाहिए, बात की इन्होंने। बट वाइल आउटलाइनिंग, वाइल के बाद में जब आप वर्ब लगाने की कोशिश करते हो तो वर्ब आईएनजी रूप में आ जाता है तुरंत। तो बट वाइल आउटलाइनिंग ए रोड मैप, रोड मैप का मतलब एक प्रकार से खाका खींचना, एक प्रकार से आप अपनी रणनीति या जो भी व्यू रचना आपकी है, आपकी जो योजना है उसके बारे में बताते हो तो उसको बोलते हैं रोड मैप। तो कह रहा है लेकिन रोड मैप बताते हुए कि आगे की योजना क्या रहेगी उसको आउटलाइन करते हुए, आउटलाइन का मतलब ऊपर ऊपर से बता दिया आपने कि ये करने वाले हैं, तो इसकी आउटलाइन बताते हुए फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर, किसके लिए, ऐसे भविष्य के लिए जो इंक्लूसिव है, समावेशिता मीन्स उनमें सब कुछ शामिल है, उस भविष्य के लिए हिज इंटरप्रिटेशन, उनकी जो व्याख्या है ऑफ द पास्ट, भूतकाल की, इकोड, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि होना, तो पास्ट की जो व्याख्या है उसमें कुछ गूंज सुनाई दी, इको हुआ मीन्स कुछ चीजें, कुछ यहां पे ट्रेस कर सकते थे आप, फैमिलियर ट्रॉप्स, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना, ट्रॉप का मतलब क्लिशे, जो आप बार बार में एक ही राग अलापते हो। आपने ये वर्ड जो है मेरे साथ डोनाल्ड ट्रंप के जो वीजा नीति थी उसके बारे में पढ़ा था, उसमें ये वर्ड का प्रयोग किया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक ही राग अलापते हैं। क्या राग अलापते हैं कि जो हमारे जो जॉब्स हैं वो विदेशी लोग, जो विदेश के लोग आते हैं, बाहर के जो माइग्रेंट्स आते हैं वो खा गए, वो ट्रॉप था उनका। तो यहाँ पे कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का ट्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके व्याख्या में, जो व्याख्या उन्होंने की पास्ट की, उसमें गूंज सुनाई दी, उसमें चीजें सुनाई दिखाई दी कि वही चीजें थी, जानी पहचानी वही घिसी पिटी बातें ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिक्स। कौन सी पॉलिटिक्स? पंथवाद की राजनीति। सेक्टेरियन का मतलब फैक्शनल होता है, ये कल के सेकेंड एडिटोरियल में था। अच्छा, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सेकेंड एडिटोरियल जो पढ़ाते हो आप एप्लीकेशन में, उसमें क्या अंतर है? वो देखिए बोर्ड पर नहीं पढ़ाता हूं, वो आपको सीधा स्क्रीन पर ही नजर आता है, लेकिन उसके अंदर एक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट, जो कि पिछले कुछ दिनों में मैंने शायद यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं किया, मैंने पहले कंटिन्यू था, कुछ 15-16 टेस्ट मैंने करवाए होंगे, वहां पर वो सीरीज 44 नंबर तक पहुंच चुकी है। 45th टेस्ट मैंने कल दिया था, आज उसका सॉल्यूशन है। तो एक टेस्ट आपको पर डे मिलता है 10 प्रश्नों का, जो आपको पहले करने के लिए दिया जाता है, उसका सॉल्यूशन उसका होता है, तो एक एक्स्ट्रा फीचर उसमें रहता है। ठीक है, वहां ये बताया था फैक्शनल इसका सेक्टेरियन का सिनोनिम होता है, इसका मतलब पंथवाद से संबंधित, गुट से संबंधित। तो जो उन्होंने यहां पे व्याख्या की ना पास्ट की, उसके अंदर उनको पंथवाद की जो राजनीति है, जो एक कहें गुट वाली राजनीति है, उसके बारे में, एक धर्म विशेष की राजनीति है, उसके बारे में ही गूंज सुनाई दी, उसके बारे में ही कुछ चीजें यहां पे कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से वही चीजें संकेत कर रहे थे, ऐसा मान सकते हो। रीलिटिगेटिंग, री का मतलब पुनः, लिटिगेट का मतलब मुकदमा करना, तो पुनः मुकदमा करना, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, हिस्टोरिकल का मतलब हो गया ऐतिहासिक, रॉन्ग्स का मतलब गलतियां, तो जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसको फिर से मुकदमेबाजी करना, उसके लिए उस पर केस ठोक देना, केस दायर कर देना, हैज रेयरली बीन द फाउंडेशन, रेयरली मतलब दुर्लभ रूप से, ये एडवर्ब है, हैज रेयरली बीन द फाउंडेशन, वो कभी भी आधार नहीं रहा है ना, फॉर ए हार्मोनियस एंड प्रॉस्परस फ्यूचर, किसके लिए? हार्मोनियस का मतलब तालमेल बिठाने वाला, जहां पे सब कुछ सुमेलित हो, जहां सब कुछ सामंजस्य से चलता हो, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस समृद्धि पूर्ण, फ्यूचर का मतलब भविष्य, तो वो कभी आधार नहीं रहा है सामंजस्यपूर्ण और समृद्धिपूर्ण भविष्य का। बात समझ में आ गई? तो रिलिटिगेटिंग यहां पे सब्जेक्ट है, ये यहां पे जेरेंड बन रहा है। जब किसी आईएनजी फॉर्म को आप सेंटेंस के शुरुआत में देखते हैं और उसको देखकर वर्ब लगाते हैं, इसका मतलब मान के चलना कि वो जेरेंड है, तो इसको देखकर वर्ब लग रही है हैज। तो जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उस पर आप केस दायर करें, तो ऐसी जो चीज है रिलिटिगेट करने की जो प्रोसेस है वो कभी भी आधार नहीं रहा है एक समृद्धिपूर्ण और एक कह सकते हो तालमेल भरे फ्यूचर का, कि ऐसा फ्यूचर नहीं बन पाएगा जिसमें आप यश कीर्ति समृद्धि प्राप्त करो, ऐसा फ्यूचर नहीं बन पाएगा जहां सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सको। इन इंडियाज केस, भारत के केस में अगर बात करें, मैनी ऑफ देम आर एन आउटकम, मैनी ऑफ देम ये हिस्टोरिकल आउटकम्स, ये केसेस की बात कर रहा है ना, ये हिस्टोरिकल ये रॉन्ग्स है उसकी बात कर रहा है। तो भारत के केस की अगर बात करें, उनमें से अनेकों परिणाम हैं ऑफ इट्स अनप्लीजेंट एनकाउंटर, किसका परिणाम है? अनप्लीजेंट एनकाउंटर का। अनप्लीजेंट का मतलब जो बहुत ही बुरा था, एनकाउंटर का मुठभेड़ या सामना, किसके साथ? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, भारत जो है ब्रिटेन का गुलाम रहा, ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, और उस समय जो चलता था कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद, तो भारत जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद से सामना उसने जो किया था, उसका परिणाम थे उनमें से अनेकों। मैनी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे आर है, आउटकम यहां पे नाउन है, इसके लिए एन दे रखा है, आउटकम का रिजल्ट, कोरोलरी, रिपरकशन, अपशॉट, ये सब होते हैं, परिणाम होता है। ठीक है, एनकाउंटर का क्लैश या फिर सामना होता है। रिपीट कर देता हूं,
कि नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे उन्हीं मूल्यों की बात की कि आज के दौर में उन मूल्यों की बहुत भूमिका है। उन्होंने जो समावेशित फ्यूचर है, जो कहें कि जिनमें सब कुछ इंक्लूड है, उस फ्यूचर की अगर बात करें तो उस फ्यूचर के बारे में, योजना के बारे में थोड़ा बताते हुए कहा, जब वो इस प्रकार की बता रहे थे कि भविष्य में ऐसा ऐसा होगा, भविष्य में ये चीज़ चलेगी, ये प्लानिंग रहेगी, तो उसमें जो उन्होंने पास्ट का जिक्र किया, उस पास्ट के जिक्र में उनके भाषण में ऐसा नजर आया कि वो वही राजनीति का सहारा ले रहे हैं, पंथवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति। फिर कह रहा है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन पर कोई केस कर देना, उस पर मुकदमेबाजी करना, ये कभी भी ऐसे भविष्य का आधार तैयार नहीं करता जो भविष्य हार्मोनियस हो, प्रोस्पेरस हो। भारत के केस में अनेकों ऐसे यहाँ पे परिणाम हैं जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स मान लो, है ना, ऐतिहासिक जो गलतियां हैं वो परिणाम है इस कारण से क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत ने सामना किया था, भारत उसका गुलाम रहा था, तो उस समय कुछ ऐसा रह गया हो। आगे देखेंगे रिसेंट पाथ ब्रेकिंग स्टडीज। पाथ ब्रेकिंग का मतलब है कि थोड़ा सा लीक से हटकर, तो हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं और थोड़ा सा लीक से हटकर अध्ययन हुए हैं, पाथ ब्रेकिंग का जो अनकॉन्वेंशनल हो, है ना, रास्ते को तोड़ने वाला। एक तो रास्ते पर चलता जाए, एक व्यक्ति वो हो जो रास्ते को ब्रेक करे, मीन्स अपनी राह नहीं बनाए, खुद से एक नया मार्ग बनाए। तो पाथ ब्रेकिंग स्टडीज इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब आनुवांशिकवाद कह सकते हो, आनुवांशिक जो आनुवांशिकता होती है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, विज्ञान की शाखा है। तो जेनेटिक्स में जो हाल ही में अध्ययन हुए हैं, पाथ ब्रेकिंग अध्ययन हुए हैं, जो अपरंपरागत अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों ने क्या किया है, अनर्थ किया है। अनर्थ का मतलब होता है रिवील करना, उजागर करना, सामने लेकर आना। तो वो अध्ययन में सामने आया है क्या, इंडियाज पास्ट, भारत का भूतकाल। भूतकाल कौन सा, और बीइंग ए मेल्टिंग पोर्ट, की भारत जो है वो एक मेल्टिंग पोर्ट रहा है। मेल्टिंग पोर्ट का मतलब पिघलता हुआ बर्तन, मेल्टिंग का पिघलता हुआ, पोर्ट का मतलब बर्तन। और पॉपुलेशंस, जनसंख्या का, एंड कल्चर्स, और संस्कृतियों का, ओवर मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब सहस्त्राब्दी जिसको बोलते हैं ना, 1000 सालों का समूह मिलेनियम होता है, मिलेनियम का प्लूरल बनाया मिलेनिया, समझ गए। यूएम को हटा के IA जोड़ा है इसने। कभी प्लूरल आपने फॉरेन वर्ड्स के देखे हो नाउन में तो समझ सकते हैं मिलेनियम का मिलेनिया कैसे बना है। तो कह रहा है कि हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं आनुवांशिकता के, मीन्स जेनेटिक्स के, उनमें चीजें सामने आई है। मीन्स आप कहें कि पास्ट का कुछ अध्ययन किया है ना, कुछ अध्ययन हुए पिछली चीज़ों के, तो उसमें सामने आया है कि भारत कैसा रहा है। भारत काफ़ी वर्षों से, हजारों हजार साल से भारत जो है जनसंख्या और संस्कृति का एक मेल्टिंग पोर्ट रहा है। मेल्टिंग पोर्ट का मतलब यूँ कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़ी जनसंख्या रही, बहुत संस्कृतियाँ यहाँ पे आके पिघल गई कह सकते हो, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी सारी संस्कृतियाँ ऐसी रही जो अब देखने को नहीं मिलती है, वो मेल्ट हो गई, काफ़ी सारी जनसंख्या ऐसी रही जो अब मेल्ट हो गई। इंडिया मस्ट पुट द एक्रीमोनियस पॉलिटिकल मोलेशन, एक्रीमोनियस का मतलब कड़वाहट भरी, बिटर कह सकते हो। तो भारत को निश्चित रूप से एक काम करना चाहिए, मस्ट दे रखा है तो निश्चित करना चाहिए। तो भारत को जो ये कड़वाहट भरी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब राजनीतिकरण जो करते हो ना हर मुद्दे का, जैसे धर्म का मुद्दा था, राजनीतिकरण इसका हो गया। तो भारत को ये जो कड़वाहट भरा राजनीतिकरण है, मोबिलाइजेशन वैसे तो इकट्ठा होना होता है, लेकिन यहां पे कहें राजनीतिक विचारों का इकट्ठा होना कह सकते हो। तो भारत को यहां पे जो कड़वाहट भरा राजनीतिकरण जो है किसका, रिलीजियस इश्यूज का, बिहाइंड इट, इसके पीछे जो भी धार्मिक मुद्दे हैं उस पर अगर आप राजनीतिकरण करते हो तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, पुट करना, मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि उनका अंत कर देना चाहिए। और फिर कह रहा है कि एंड लुक फॉरवर्ड टू मॉडर्न, और भारत को आगे बढ़ना चाहिए किस रूप में, लुक फॉरवर्ड का मतलब भविष्य में देखना, किसकी तरफ देखें, आधुनिक, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, गवर्नेंस का मतलब शासन, इस तरह का शासन अपनाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष हो जहां पे सभी धर्मों का समान रूप से आदर हो, इस प्रकार का गवर्नेंस होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूं, इंडिया मस्ट पुट द एक्रीमोनियस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ओवर रिलीजियस इश्यूज बिहाइंड इट। तो कह रहा है भारत को निश्चित रूप से जो कड़वाहट भरे राजनीतिकीकरण है ओवर रिलीजियस इश्यूज, मतलब यहां पे जो धार्मिक मुद्दों राजनीतिकरण होता है उनको पीछे छोड़ देना चाहिए, बिहाइंड इट, इसके पीछे छोड़ देना चाहिए और भारत को आगे बढ़ना चाहिए। मींस कहें कि इन चीजों को तो भूल जाओ, जो आपने किया सो किया, लेकिन अब आगे बढ़ो और क्या करो, आधुनिकता की तरफ बढ़ो, सेक्युलर गवर्नेंस की तरफ बढ़ो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर का निर्माण है, अब कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, तो मंदिर का जो निर्माण है वो लॉजिकल रिजल्ट है, वो एक तार्किक परिणाम है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, किसका, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। इट शुड मार्क द एंड
इस चीज को अंत करना चाहिए। शुड यहां पे एक संकेत दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो ये यहां पे अंत करे किस चीज का, ऑफ एन ओल्डर, जो पुराने बिटर फेज ऑफ इंडिया, कड़वाहट भरा जो दौर रहा है भारत का, उसका अंत कर देना चाहिए। एंड द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू, और शुरुआत किसकी हो, एक नए हार्मोनियस फेज की, तालमेल भरे एक दौर की। हार्मोनियस जहां पे है वहां पे सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, सब एक दूसरे की बात सुनते हैं, सब में सुमेलता होती है, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस नहीं होता कुछ भी। तो कहें कि ये कह रहा है कि जो मंदिर का निर्माण है ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का परिणाम है, ठीक है। इस चीज को, ये जो हुआ है, इस चीज को यहां पे पिछला जो दौर है भारत का, कड़वाहट भरा दौर है, उसका तो अंत हो जाना चाहिए इस चीज से, और नए युग की शुरुआत होनी चाहिए जहां पे सब कुछ नया हो, हार्मोनियस हो, इस फेज की शुरुआत होनी चाहिए। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करते हैं रिवीजन की। डायट्राइब जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताया था उग्र भाषण, तो बी, तो 1 नंबर का संबंध किससे है, बी से। इसके बाद में आप बात करें ट्रॉप, ट्रॉप का मतलब बताया घिसी पिटी बातें होती हैं। अगर आप कोई भी आइडिया को बार बार में दोहराते हो उसको बोलते हैं ट्रॉप। क्लिशे, डी, क्लिशे बोलते हैं इसको। ऑमिनस का मतलब अशुभ होता है, तो अशुभ के लिए सिनिस्टर है, तो सी का तीसरे का संबंध है ए से। फिर कॉन्सिलिएशन का मतलब है सुलह करने की प्रोसेस, तो प्रोपिशिएशन, मोलिफिकेशन, पैसिफिकेशन, ये सब कह सकते हो, प्लेकेशन कह सकते हो, तो ई आ जाएगा। और प्रोपोनेंट का मतलब पक्षधर है, तो ये हो जाएगा सी। तो ये आपके आंसर्स हैं इस रिवीजन एक्सरसाइज के। बात करेंगे कुछ ट्रांसलेशन के। एक सड़क पर गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस है। अगर आप अपने तरीके से बनाओ तो सीधा यूँ भी कह सकते थे कि ड्राइविंग कार ऑन दिस, है ना, मैंने गाड़ी चलाना, तो ड्राइविंग सीधा ही मैं ले सकता, ड्राइविंग का मतलब है गाड़ी चलाना ही होगा। आप यहाँ पे ड्राइविंग कार कर सकते हो या ड्राइविंग कर सकते हो, ये जेरेंड बन गया। ऑन दिस रोड, इस रोड पर, वो खतरनाक है, इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, डेंजरस कर सकते हो। या फिर देखो एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, डाइसी, डाइसी बराबर डेंजरस, तो एक नया वर्ड सिखाना उद्देश्य था यहाँ पे। तो ड्राइविंग कार ऑन दिस रोड या ड्राइविंग ऑन दिस रोड इज वेरी डेंजरस, या फिर डाइसी, डाइसी का मतलब भी खतरनाक होता है। अगला सेंटेंस भी बहुत आसान है। यह पाठ विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान है, आसान को इजी बोलते हैं। आसान के लिए एक और वर्ड है पीजी, या फिर आप इन दोनों को इजी पीजी साथ में यूज कर सकते हैं। तो दिस लेसन इज इजी पीजी फॉर स्टूडेंट्स, आप सीधा भी कर सकते थे, दिस लेसन इज पीजी फॉर स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज इजी फॉर स्टूडेंट्स एंड दिस लेसन इज इजी पीजी फॉर स्टूडेंट्स, बोथ ऑल द 3 वेज आर फाइन। आगे देखेंगे, खाली बोतलें फर्श पर पड़ी थी। खाली बोतलें मीन्स एम्प्टीज, पड़ी थी तो वर लाइंग ऑन, एम्प्टीज का मतलब खाली बोतलें, खाली बर्तन, ये सब हो गया। वर लाइंग पड़ी हुई थी, वर लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़ी हुई थी। बात करेंगे प्रेपोजिशन की, तो ही गेस्ड एट लगेगा यहां पे, ही गेस्ड एट एन आंसर टू द क्वेश्चन, उसने प्रश्न के आंसर के का अनुमान लगाया। एक बात याद रखिएगा, आंसर जब नाउन के रूप में हो तो उसके साथ टू प्रेपोजिशन लगता है। आंसर अगर वर्ब के रूप में होता तो प्रेपोजिशन लगता ही नहीं। ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, याद रखना, गुड और बैड के साथ एट लगता है, गुड एट, बैड एट, ये सब लगता है। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प, मैं आपके लिए आभारी हूं, आपके और आपके सहायता के लिए, मीन्स आपके सहायता के लिए आभारी हूं, एहसानमंद हूं, तो ग्रेटफुल के साथ टू लगेगा। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन थे। तो ये आज का टॉपिक था, इस वीक का अंतिम एडिटोरियल था। आप जरूर से इसे शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। मिलते हैं मंडे को एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।